हेलो एवरीवन, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल IDK कोचिंग कैंपस पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है पढ़ा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में भौगोलिक खोज के युगों का आरंभ होता है, क्या कारण था जिसकी वजह से जो है भौगोलिक खोजों के युगों की शुरुआत होती है। तुर्कों का कुछ दुनिया पर अधिकार हमने पढ़ा, इन सब के बारे में जाना। फिर देखा किस प्रकार से पुर्तगाली खोज करते हैं अनेक सारी समुद्री मार्गों की, जिसमें वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की और कहाँ पहुँचा? केरल के तट पर पहुँचा। फिर यहीं से आप देखेंगे कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें अगर यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है जी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फिर डच आए थे, फिर उसके बाद में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद में डेनिश, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। ये क्रम था यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का। ये आने का क्रम है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज। डच या इन्हीं को जो है ये जो डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड जिसे वर्तमान में नीदरलैंड भी कहा जाता है, एक ही है ये। ठीक है, तो ये आने का क्रम है। आगे अभी आपको आगे हम पढ़ाएंगे कंपनी की स्थापना। तो कंपनी की स्थापना के क्रम में देखेंगे कि डच तो पहले आते हैं, लेकिन डच आते हैं अंग्रेज से पहले, लेकिन कंपनी जो है ये स्थापित करते हैं अंग्रेजों के बाद। ठीक है, तो इस चीज को आगे भी मेंशन करेंगे। तो ये क्रम था यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का। तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा जा रहा था कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है ना। फिर वहीं से जो है व्यापार की शुरुआत होती है। यहीं पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। आपको ये बताना है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जिसने भारत की यात्रा की, या उस द्वितीय व्यक्ति के पुर्तगाल के व्यक्ति के बारे में बताना है जो भारत आया था वास्को डी गामा के बाद। ठीक है जी, क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, जो इसका जो आंसर है एक कमेंट सेशन में जा करके जो है आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो पुर्तगालियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में कौन कौन से प्रमुख पुर्तगाली वायसराय थे। तो हमने आपको बताया था कि पुर्तगाली वायसराय के अंतर्गत हमको 3 लोगों के बारे में पढ़ना था, है ना। सबसे पहले किसके बारे में? हाँ, अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा के बारे में पढ़ना था। इसी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहा जाता था। दूसरा कौन सा था? अल्बुकर्क। इन्हीं को अल्फासो डी अल्बुकर्क कहा जाता था। और तीसरे जो थे वो था नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में पढ़ना है। ये तीसरा पुर्तगाली वायसराय था। अल्मीडा का जो टाइम पीरियड था वो 1505 ईस्वी से लेकर के कब तक था? 1509 ईस्वी तक था। ठीक है, जबकि जो अल्फासो डी अल्बुकर्क जो था इसका 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक था। फिर इसके बाद नीनो दी कुन्हा जो आता है ये 1529 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में काम करता है। तो अल्मीडा के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। अल्मीडा जो कि भारत का पहला क्या था? पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। इसने क्या किया था? पहला पॉइंट क्या बताया गया था कि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति लेकर के आया था। ठीक है, जिसके तहत इसका उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर के व्यापारी जो हिंद महासागर था उस पूरे क्षेत्र पर क्या करना? अधिकार करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसमें कई हद तक ये सफल भी होता है। फिर उसके बाद में अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क आता है द्वितीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में। आप देखेंगे कि अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, अल्बुकर्क को। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राचीन आप देखेंगे किसी भी हम साम्राज्य की बात करें, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, किसकी बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, या फिर हम कुषाण वंश की बात कर लें, तो कुषाण वंश में देखेंगे कि जो सबसे भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वो कनिष्क को माना जाता है। देखिए संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस होता है। जैसे मुगल साम्राज्य की बात करें, अगर मुगल एम्पायर में, तो आप देखेंगे जब 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो माना जाता है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन आप पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अकबर को माना जाता है। तो ये अंतर होता था संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में। ठीक है, संस्थापक जैसे कि अब बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को, तो वहीं से क्या नींव पड़ गई, लेकिन सही तरीके से साम्राज्य चलाने का जो काम किया था किसने किया था, अकबर ने किया था, इसीलिए अकबर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी। फिर तो इसी प्रकार से भारत में जो पुर्तगाली सत्ता का जो विस्तार किया अस्थायी रूप से, वो किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। इसी वजह से अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात क्या थी, इसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा पॉइंट क्या है, इसने कोचीन को अपनी राजधानी या यूं कहा जाए मुख्यालय बनाया। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार कर लिया या गोवा को छीन लिया। किससे छीना था, बीजापुर के शासक जो था यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था जी, यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के जो है शासक थे, इनसे गोवा को छीन लिया और 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि देखेंगे 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया था, मलक्का जो कि एक एशिया की जो है दक्षिण पूर्व एशिया की एक बहुत बड़ी मंडी थी, इस पर क्या किया, मलक्का पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया 1511 ईस्वी में। फिर इसके बाद 4 साल बाद देखेंगे 1515 ईस्वी में पुर्तगालियों ने होर्मुज, जो कि ये भी एक व्यापारी केंद्र था, मंडी थी एक प्रकार से, फारस की खाड़ी में स्थित था होर्मुज, इस पर भी क्या किया, अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे हिंद महासागर पर जो कब्जा था वो किसका हो गया था, पुर्तगालियों का हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, 1510 में गोवा पर अधिकार, 1511 ईस्वी में क्या किया, मलक्का पर अधिकार कर लिया, और फिर 1515 ईस्वी पर होर्मुज पर अधिकार कर लिया। तो ये इस पर अधिकार हो जाने की वजह से इनका जो है हिंद महासागर पर पूरा एकाधिकार स्थापित हो गया था, किसका, पुर्तगालियों का। समझिएगा थोड़ा सा, जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है जी, ये आपका भारत है, यहीं पर आपका ये फारस की खाड़ी है, होर्मुज शहर था आपका था, फारस की खाड़ी में स्थित था होर्मुज। ये आपका गोवा, ठीक है, ये आपका क्या है, गोवा है। और इधर पढ़ेंगे मलेशिया आपको मिलेगा, फिर इंडोनेशिया, यहीं पर आपको मलक्का मिलेगी, मलक्का। तो आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1511 ईस्वी में, और फिर उसके बाद में 1515 ईस्वी में होर्मुज पर अधिकार कर लिया। तो ये जो पूरा व्यापारिक मार्ग था एक प्रकार से, इस पर किसका अधिकार हो गया, पुर्तगालियों का हो गया। किसका हो गया, पुर्तगालियों का हो गया। इसके बाद फिर दूसरी जो बात थी, ये तो अधिकार की बात थी। इसके बाद देखेंगे अल्बुकर्क ने क्या किया कि क्योंकि इनकी संख्या कम थी, इनकी आबादी क्या थी, पुर्तगालियों की भारत में कम थी, तो इन्होंने अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, जो पुर्तगाली पुरुष थे, पुर्तगाली जो पुरुष थे, इनको भारतीयों महिला के साथ, जो भारतीय महिला थी उनके साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया।
है ना। आबादी अगर आपकी संख्या अधिक रहेगी तभी आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अगर आपकी संख्या नहीं तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे अपने अधिकार को लेकर के, किस प्रकार से अपना जो है विस्तार करेंगे। तो इसीलिए अल्बुकर्क ने क्या किया कि जो पुर्तगाली पुरुष थे उनको क्या किया, प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिला से क्या करें, विवाह करें। और यहीं पर एक बड़ा फैक्ट और आप ये भी देखेंगे कि इसने क्या किया, सती प्रथा को बैन कर दिया, यानी सती प्रथा का अंत करवा दिया। सती प्रथा क्या थी, वही जब किसी विवाहित स्त्री का जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी उसके पति की, तो होता क्या था, उस स्त्री को भी उस पुरुष के साथ में जला दिया जाता था। यही आपकी सती प्रथा थी। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, कहा कि जो सती प्रथा है इसका अंत करवाया। कहा अगर कोई स्त्री है जिसका विवाह हुआ है, उसका पति मर जाता है, तो उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो पुर्तगाली पुरुष के साथ में क्या करे, विवाह कर ले। जिससे क्या होगा, उनकी जनसंख्या, उनकी जो है आबादी में वृद्धि होगी, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी। फिर इसके साथ देखेंगे कि होर्मुज पर अधिकार हुआ, गोवा पर हुआ, मलक्का पर हुआ, फिर यहीं पर दीव आप देखेंगे, दीव पर अधिकार कर लिया। बसीन क्षेत्र आपका गुजरात में था, बसीन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह एक ऐसा समय था कि देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे वो भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। और फिर उसके बाद में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है और उसे गोवा में ही अल्बुकर्क को दफना दिया जाता है। अब अल्बुकर्क के बाद में जो तीसरा जो प्रमुख पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था, नीनो दी कुन्हा। इनके बारे में जाना जाए तो नीनो दी कुन्हा जो थे, हालांकि इन्होंने कुछ विशेष काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं इनके बारे में। तो तीसरे पुर्तगाली वायसराय थे, कौन था वो, नीनो डी कुन्हा। कब से कब तक, 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहला काम तो इसने अपनी राजधानी कोचीन, पहले कोचीन थी, अल्बुकर्क ने कोचीन बनाई थी, इन्होंने कोचीन से कहां स्थानांतरित की, गोवा। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी या जो मुख्यालय था उसको कोचीन से कहां स्थानांतरित की, गोवा बनाया। कब किया था, 1530 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि नीनो दी कुन्हा ने क्या किया था, सेंथोम जो कि है कहां, ये चेन्नई में। नीनो दी कुन्हा ने सेंथोम और हुगली कहां है जी, ये आपका बंगाल में। तो इन्होंने, नीनो दी कुन्हा ने सेंथोम और हुगली इन दोनों जगहों पर क्या किया, अस्थाई बस्ती का निर्माण करवाया, पुर्तगाली बस्ती का या बसाने का काम किया, अस्थाई बस्ती बसाने का क्या किया, काम किया। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो बेसिन का एरिया था, गुजरात में आपको भी बताया गया, बेसिन पर अधिकार को लेकर के इस पुर्तगाली वायसराय का युद्ध होता है बहादुर शाह के साथ। किसके साथ होता है, बहादुर शाह के साथ होता है, जो कि गुजरात का शासक था। कहां का शासक था, गुजरात का शासक था। तो बेसिन पर अधिकार को लेकर के बहादुर शाह और पुर्तगाली वायसराय के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बहादुर शाह को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, ये नीनो दी कुन्हा, हवेली पे। ठीक है, हवेली पे आ जाना है। तो इनको बुलाया जाता है बहादुर शाह को, और वहीं पर जो है छल पूर्वक इनको जो है एक प्रकार से समुद्र में धक्का दे दिया जाता है, या इनको फेंक दिया जाता है, या पढ़ने को ऐसा मिलता है कि समुद्र में डूबने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है इनको बुलाया गया होगा, समझौते के रास्ते शिप से उठा के इनको जहाज से नीचे फेंक दिए होंगे, ये भी हो सकता है। तो बहादुर शाह, इसमें क्या होता है, जो है बहादुर शाह से युद्ध होता है और इसकी समुद्र में डूब जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर आप देखेंगे नीनो दी कुन्हा के बाद में एक और वायसराय के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके शासनकाल में प्रथम पोप जो है वो भारत की यात्रा किए थे, जिनका नाम था जेवियर। क्या नाम था जी, जेवियर। हम बात करते हैं पुर्तगाली जो गवर्नर आया था, अल्फासो डिसूजा। ठीक है, ये नीनो दी कुन्हा के बाद आया था, 3 साल तक था।
1542 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। ठीक है, 1542 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। ये कौन था? अल्फासो डिसूजा था। इसी के समय प्रथम पादरी जो थे, जिनका नाम था, प्रथम पादरी जो थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, ये भारत की यात्रा करता है। प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जेवियर। ये भारत की यात्रा कब करता है? उस समय का पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फासो डिसूजा, 1542 से 1545 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने एक प्रकार से पूरे हिंद महासागर पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, जो व्यापार होता था, उस पर क्या किया? अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसी समय पुर्तगालियों के द्वारा जो है एक पद्धति लाई जाती है। पुर्तगालियों के द्वारा क्या की जाती है? एक पद्धति लाई जाती है जिसे हम कहते हैं कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति। अब ये क्या था? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेजा का मतलब होता था, अच्छा ये किस लिए लाया गया था? हिंद महासागर में जो व्यापार होता था, हिंद महासागर से जो व्यापार होता था, उस पर नियंत्रण करने के लिए यह पद्धति लाई गई थी। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये था क्या? कार्टेज का मतलब होता था परमिट से, परमिशन, वही जो आपका होता था। इसका मतलब क्या होता था? कार्टेज का मतलब परमिट होता था। आर्मेडा का मतलब होता है जो व्यापारी जहाज होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे जहाजों के, समुद्री जहाजों से। तो ये होता क्या था? आर्मेडा का मतलब होता था व्यापारी जो जहाज होते थे, उन समुद्री जहाजों का एक समूह होता था। समुद्री जहाज होते थे, उनका क्या होता था? एक प्रकार से समूह होता था। काफिला, काफिला का मतलब होता था, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि पुर्तगालियों ने क्या किया, कहा कि बिना हमारे परमिशन के कोई भी जो व्यापारी हिंद महासागर में अपने समुद्री जहाज से व्यापार नहीं कर सकता है। जो व्यापार करेगा उसको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। तो जब परमिशन लेता था तो बदले में उसको कुछ पैसा देना पड़ता था। किसको? पुर्तगालियों को। तो उसी को कार्टेज का मतलब था परमिट से। आर्मेडा का मतलब होता था जो छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे, इनके जो समुद्री जहाज होता था, उनको आर्मेडा कहा जाता था, समुद्री जहाज को। और काफिला, काफिला आप लोग नाम से परिचित ही होंगे। काफिला का मतलब होता है एक प्रकार से किसी को भी प्रोटेक्शन देना। जैसे आप देखते हैं ना, ढेर सारे जो मिनिस्टर जब जाते हैं तो उनका एक काफिला निकलता है, उनके जो प्रोटेक्शन में ढेर सारे लोग होते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सहायता के लिए। तो ऐसे यहां पे जब जो व्यापारी होते थे, स्थानीय व्यापारी, इनका जो समुद्री जहाज होता था, तो ऐसा ना हो कि समुद्री डाकुओं के द्वारा जो है इनको इनके जो जहाज हैं इनको लूट लिया जाए, इन पर अधिकार कर लिया जाए। इस वजह से जो पुर्तगाली थे वो इनके इस व्यापारी जहाज को संरक्षण भी प्रदान करते थे। उसी को काफिला कहा जाता था। यही क्या थी? पद्धति थी। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो मुगल शासक था अकबर, मुगल शासक जो था अकबर, उसके भी जब समुद्री जहाज इस क्षेत्र से व्यापार करते थे तो अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था, यानी परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। हालांकि जो है पैसा नहीं देते थे ये इनको, पुर्तगालियों को, लेकिन उनको भी परमिशन लेना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पुर्तगालियों ने एक प्रकार से पूरा जो है समुद्री साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, एक प्रकार से अपनी पूरा साम्राज्य बना चुके थे। ठीक है, इसके बाद फिर जो है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जब भारत आए तो पुर्तगालियों के भारत आने की वजह से क्या क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, या इनकी देन क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं, है ना। कि पुर्तगाली जब भारत आए तो क्या क्या लेकर के आए, क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पुर्तगाली जब भारत आए तो इनके आने का प्रभाव क्या क्या था, या यूं कहें इनकी देन क्या थी।
भारत में ये क्या क्या लेकर के आए थे। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जिसे छापाखाना कहा जाता है। छापाखाना जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो गोवा से हुई है 1556 ईस्वी से। ठीक है, भारत में जो पहला छापाखाना खोला गया था वो कहां खोला गया था? गोवा में खोला गया था 1556 ईस्वी में। तो जो प्रिंटिंग प्रेस है ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। ये लेकर के भारत आए थे। ठीक है, अब यहीं से एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जो प्रिंटिंग प्रेस है यानी जो छापाखाना, इसका आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है यानी कि छापाखाना, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने क्या किया? पहला काम प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना की शुरुआत हुई। पहला छापाखाना कहां खोला गया? भारत में गोवा में खोला गया था। दूसरी बात, जहाजों का निर्माण शुरू हुआ। जहाज निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कई सारे जो है खाद्यान्न यानी कि फसल लेकर के भारत आए, जिसमें प्रमुख क्या क्या था? मक्का, काजू, संतरा। ठीक है, मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू और आलू, है ना? क्या क्या? मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू और आलू। ये सब कौन लेकर के भारत आया था? पुर्तगाली लेकर के आए थे। इसमें से दो सवाल जो ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, एक तंबाकू वाला पूछा था, दूसरा आलू का। तंबाकू और आलू ये दोनों जो है कौन लेकर के भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली। दक्षिण भारत में आप देखेंगे, दक्षिण भारत में जो तंबाकू था ये तो पुर्तगाली लेकर के आए थे, लेकिन उत्तर भारत में, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में तंबाकू की जो खेती थी, इसकी जो शुरुआत कराई थी वो शाहजहां ने करवाई थी। किसने करवाई थी? शाहजहां ने। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए प्रमुख फसल थे, है ना, जिससे जो है भारत में इनका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इनकी खेती शुरू की गई। इसके बाद फिर देखेंगे इनकी जो प्रमुख देन थी वो क्या थी? एक प्रिंटिंग प्रेस हो गया, फिर जहाज निर्माण की शुरुआत, और तीसरा क्या था? मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू, आलू, इन सब की जो है खेती भारत में स्टार्ट हुई। ये इनका प्रमुख प्रभाव था। अब बात करते हैं कि क्या कारण था कि जो पुर्तगाली थे इनका पतन हुआ, इनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा, या इनकी जो कंपनी थी वो क्या हुई? कमजोर हुई। इसके बारे में जाना जाए तो पुर्तगालियों के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, इसके बारे में जाना जाए। पुर्तगाली के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, सबसे जो पहला प्रमुख कारण था वो था इनकी धार्मिक असहिष्णुता वाली नीति। धार्मिक असहिष्णुता वाली नीति, ये क्या था? ये जब भारत आए पुर्तगाली तो इन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे गोवा में जो मंदिर थे उन मंदिरों को नष्ट करवा दिया, मंदिरों को नष्ट करवा दिया, और उनके स्थान पर क्या किया? ये गिरजाघरों का निर्माण करवाए। गिरजाघरों का क्या किया इन्होंने? निर्माण करवाया, मंदिरों को नष्ट करवा करके। फिर दूसरी बात आप देखेंगे कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू कर दिए, ये उनको भी जो है उनका भी धर्म परिवर्तन कर दिया, उनको ईसाई बना दिए। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे जेवियर, अभी आपको पढ़ाया गया था फ्रांसिस्को जेवियर, जो डिसूजा के शासनकाल में भारत आया था, ये पोप थे। इन्होंने क्या किया था कि जो कन्याकुमारी, आप देख रहे हैं कन्याकुमारी तमिल भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है स्थलीय भाग की अगर बात की जाए। कन्याकुमारी से आगे जाएंगे तो आदम ब्रिज आपको एक मिलेगा, जिसे बाबा आदम के जमाने का पुल कहा जाता है, आदम ब्रिज। यहां के जो मछुआरे रहते, उन मछुआरों का भी क्या किया? धर्म परिवर्तन करवा दिया। जो मछुआरे थे
उनका धर्म परिवर्तन करवा करके उनको क्या किया, ईसाई धर्म एक्सेप्ट करवा दिया। और यही काम ये शुरू किए थे कहां पे, हुगली में। कहां शुरू किए थे, हुगली, जो कि बंगाल में है। हुगली में भी इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा लूटपाट शुरू कर दिए, उपद्रव मचा दिए, लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करने लगे। इसी जब इसकी जानकारी मिलती है शाहजहां को, किसको मिलती है, शाहजहां को, तो शाहजहां ने क्या किया, पुर्तगाली से जब शाहजहां को इसके बारे में पता चलता है कि जो है ये सबका जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, सामुद्रिक लूटपाट कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तो शाहजहां ने क्या किया, इनको भगा दिया। इनसे हुगली जो था, हुगली को क्या किए, छीन लिया। ठीक है, यही कारण था। तो ये पहला कारण था धार्मिक असहिष्णुता की नीति। दूसरा जो कारण था वो था कि जब इनके बाद जो अगली क्या कहते हैं अगली जो कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, तो उसकी जो नौसेना थी, जो उसकी नौसेना शक्ति थी, वो मजबूत थी किससे, पुर्तगालियों से। आप देखेंगे आगे जो क्या कहते हैं डच जब आते हैं तो डच की जो नौसेना शक्ति थी वो क्या थी, काफी मजबूत थी। तो ये क्या था, प्रमुख कारण था पुर्तगालियों के पतन का। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख कारण था वो होता क्या है कि ये जब इनको ब्राजील के बारे में पता चल जाता है ना, फिर वहां भी जो है ये ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू कर देते हैं, भारत पर कम फोकस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाल, ये तो पुर्तगालियों के बारे में जानकारी थी। अब इसके बाद पुर्तगालियों के बाद हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में, है ना, भारत में डचों का आगमन। तो इसके बाद में फिर क्या बताया गया आपको, पुर्तगाली के बाद में कौन भारत आते हैं, डच आते हैं। तो क्योंकि समय कम है इस वजह से जो है 30 मिनट का क्लास रहता है, तो आज समय कम होने की वजह से आज की क्लास में हम लोग डच के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में, कि डच भारत आते हैं तो कहां कहां पर जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, किस प्रकार से पुर्तगाली को जो है वो इनका जो है अधिकार छीन लेते हैं और इनको भारत से, भारतीय व्यापार से बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि आपसे आज 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, इसने भारत की यात्रा की थी, तो पहला पुर्तगाली यात्री था। इसके बाद में आपको बताना कि वास्को डी गामा के बाद में दूसरा पुर्तगाली कौन था जिसने भारत की यात्रा की, यह पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, आपने देखा कि पुर्तगाली के आने की वजह से भारत में छापाखाना की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया, कहां पे, गोवा में, 1556 ईस्वी में। आपको यह बताना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो छापाखाना है, इसका आविष्कार किसने किया था और वो किस देश का निवासी था। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे कल जो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डचों का भारत में आगमन। ओके, थैंक यू।